Hello students, today we are going to see the topic of solubility and factors affecting the solubility. Okay, let's start with what is solubility. Maximum amount of solute that can be dissolved in a specific amount of solvent at a particular temperature is called the solubility of a substance. Right? क्या बोला गया है? Maximum amount of solute that can be dissolved in a specific amount of solvent. सही है. जैसे कि हमने फिक्स कर लिया कोई एक सॉल्वेंट का अमाउंट. ओके, हमने ले लिया 100 ml ऑफ वाटर. सही है. और उसमें हम मैक्सिमम सपोज के ओनली 20 ग्राम ऑफ शुगर डिज़ोल्व कर सकते हैं. सही है. अगर हम 100 ml सॉल्वेंट जो कि हमारा क्या है वाटर, उसमें 20 ग्राम मैक्सिमम शुगर डिज़ोल्व कर सकते हैं. अगर हमने 20 ग्राम से ज़्यादा उसमें 1 ग्राम भी ऐड किया, मतलब हमने 20 की जगह हमने 21 ग्राम शुगर ऐड की, तो क्या हो जाएगा? 1 ग्राम शुगर अनडिज़ोल्व रह जाएगी. मतलब मैक्सिमम 100 ml वाटर की शुगर को डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी कितनी है? 20 ग्राम. सही है. वो भी कब? सपोज़ कि वो है 25 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस. कि ये जो शुगर है उसकी सॉल्युबिलिटी 20 ग्राम की है 100 ml में डिज़ोल्व होने की, या फिर 100 ml जो वाटर है उसकी कैपेसिटी है 20 ग्राम शुगर को डिज़ोल्व करने की एट द 25 डिग्री सेल्सियस. सही है. यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ो तो है कि दैट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड पर्टिकुलर टेम्परेचर. क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसी कंडीशन को लेके अगर टेम्परेचर इंक्रीज करके 30 कर दिया, तो मे बी जो हमारा 100 ml वाटर था वो 20 की जगह 30 ग्राम शुगर को भी डिसॉल्व कर सकता है. सही है. तो जो भी कोई सॉल्वेंट है उसकी जो कैपेसिटी होती है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ नोन एज अ सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्वेंट. सही है. जैसे कि 100 ml वाटर में हमारा शुगर जो है वो क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया. 20 टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो उसकी कैपेसिटी बढ़ भी सकती है. तो डेफिनेशन जब भी आप सॉल्युबिलिटी की लिखो तो ये सारे टर्म्स होने बहुत ज़रूरी है. सही है. कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में जो डिसॉल्व होता है मैक्सिमम सॉल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसे बोलते हैं उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी. ना the factors which affected the solubility of substance, उसे हमें अब देखना है. जो ये solubility है उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? solubility is represented by the S, राइट. कैपिटल एस से डिनोट करते हैं. एंड द यूनिट फॉर द solubility इज द मोल पर लीटर. ओके, ये solubility का यूनिट है ना. come towards the factors affecting the solubility of a solid in a liquid. कि जब हम सॉलिड क्या ले? सॉल्यूट ले. सही है. यहाँ पे सॉलिड क्या है? हमारा सॉल्यूट है. और जो सॉल्वेंट है वो कौन से फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में. तो अगर हम लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व करें तो कौन से फैक्टर्स है जो उसकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, उसके बारे में हमें देखना है. ओके, now let's start. the first factor is nature of solute and solvent. सही है कि जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो कैसा है उस पर डिपेंड करता है. तो हमेशा ये याद रखना है आपको. तो लाइक डिसॉल्व लाइक. सही है. लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब अगर हमारा सॉल्यूट पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा. अगर हमारा सॉल्यूट नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा. मतलब कि जो सॉल्यूट का नेचर है वैसा ही सॉल्वेंट का नेचर होगा तभी डिसॉल्व करेगा. सही है. जैसे कि हम भी फ्रेंड चूज़ करते हैं तो क्या होता है? जैसी हमारी हैबिट्स है वैसी ही हैबिट्स वाले फ्रेंड को हम चूज़ करेंगे. सही है. अगर आपको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है और आपका फ्रेंड है जिसे घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या ऐसा मैच हो सकता है? ओके, मतलब फ्रेंड्स कब बनते हैं? तो जब भी सिमिलैरिटीज़ होती है दो में.
ओके, तभी वो हमारे अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं। अगर वो कोई इंसान है जिसे घूमना नहीं पसंद है, उसके साथ आप बात कर सकते हो, लेकिन वो आपका अच्छा दोस्त नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि आपको जो पसंद है वो उसे नहीं पसंद, उसको जो पसंद है वो आपको नहीं पसंद। सही है। कब अच्छी वाली गहरी वाली बेस्ट फ्रेंडशिप हो सकती है? जब दोनों की पसंद नापसंद सेम हो। ओके, तो वैसे ही जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, उन दोनों का नेचर अगर सेम हो तभी वो एक दूसरे में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो सकते हैं। मतलब लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ओके, ionic solids dissolve in a polar solvent like water and very little soluble or insoluble in non-polar solvent। सही है। ionic solids जैसे कि पोलर हो गए, और आयनिक, आयनिक मतलब हमने ले लिया, हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। NaCl, अगर NaCl की बात करो तो हमें पता है जो Na है, NaCl है, उसमें क्या होता है? तो Na प्लस होता है, NCl माइनस। जो वाटर है उसमें भी क्या होता है? तो H प्लस OH माइनस। तो दोनों में आयन से, मतलब वो कैसे हो गए? सिमिलर हो गए, एक जैसे हो गए। तो जो NaCl है वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। जबकि उसे हमें डिसॉल्व करना हो CCl4 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, या फिर बेंजीन में, कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो उसमें सॉल्ट डिसॉल्व होगा नहीं। ओके, आई बात समझ में? क्योंकि जो सॉल्यूट है वो और जो सॉल्वेंट है वो दोनों का नेचर क्या है? डिफरेंट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नॉन आयोनिक हो गए और कोवेलेंट कंपाउंड हो गए। दे आर डिसॉल्व रेडिली इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट बट वेरी लिटिल सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। सही है। सपोज कि I2 सॉलिड है, आयोडीन सॉलिड है, उसे मुझे डिसॉल्व करना है, तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, उससे अच्छा किस में डिसॉल्व होगा? बेंजीन में, CCl4 में। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। सही है। नेप्थेलिन हमें डिसॉल्व करना हो तो वो किस में होगा? वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, वो उसमें अनडिसॉल्व रहेगा। जबकि बेंजीन में, टॉल्यूइन में वो इजीली क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब कि जो सॉलिड है, सॉलिड सॉल्यूट है हमारा, उसका नेचर और जो हमारा सॉल्वेंट है उसका नेचर सेम होगा, तभी वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो सकते हैं और यूनिफॉर्म होमोजीनियस सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। ओके, जैसे कि पोलर पोलर में होगा, फिर नॉन पोलर में होगा, आयनिक भी पोलर में होगा। सही है। आयनिक भी वाटर में, ज़्यादातर कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होते हैं, इसीलिए उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, अभी हमने बहुत बार इसकी बात भी की है। ओके, द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे कि हमने बोला कि पहले क्या हो रहा था कि एक ग्लास वाटर था, उसमें सिर्फ 4 स्पून ही डिसॉल्व हो रहे थे। सही है। एक ग्लास वाटर में 4 स्पून शुगर ही डिसॉल्व हो रहे थे। लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करके 30 डिग्री कर दिया, मतलब वाटर को मैंने वार्म कर दिया, या फिर 40 डिग्री कर दिया, तो अब 4 की जगह उसमें 6 स्पून शुगर भी क्या हो सकती है? ऐड हो सकती है। मतलब कि जो टेम्परेचर है उससे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंडीशन में जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो बढ़े। सही है। जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी तभी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि जब वो डिसॉल्व होता है NaCl या फिर कोई भी कंपाउंड वाटर में, तब वो क्या करता है? उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। वो क्या करता है? एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। सही है। तो हमारे पास जो है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और उसे क्या चाहिए? हीट चाहिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब कि वो हीट यूज़ कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है? प्रोडक्ट। सही है। तो अब क्या होगा? जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब हीट बढ़ेगी। अगर हीट बढ़ेगी तो ये तो कौन सी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो क्या होगा? अकॉर्डिंग द लस एटेलियर प्रिंसिपल, जो कि हमने
11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है कि जब भी कोई एक कंडीशन को इंक्रीज करते हैं तो वो डिक्रीज हो जाए उसी डायरेक्शन में रिएक्शन कैरिड आउट होती है। तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड जाएगी, तभी वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, और हीट एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर कम होगा, मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जाएगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जाएगी मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है जो हम डिसोल्यूशन की प्रोसेस कर रहे हैं वो एंडोथर्मिक है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मतलब क्या हो रहा है, तो ड्यूरिंग रिएक्शन हीट इवॉल्व हो रही है, हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, तो हीट इवॉल्व हो रही है। ओके, अब टेम्परेचर वैसे भी आप बढ़ा रहे हो, ड्यूरिंग रिएक्शन भी बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर घटे उस डायरेक्शन में रिएक्शन होनी चाहिए, मतलब कि वो तो रिवर्स डायरेक्शन में होगी। और रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो सेपरेट है, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी तभी वो दोनों मिक्स होके क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्यूशन। मतलब कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो हमारा सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ओके, तो ये हो गए दो मेन फैक्टर्स। दूसरा होता है प्रेशर, लेकिन हमारा सॉलिड सॉल्यूट है तो प्रेशर की उसके ऊपर ज़्यादातर इफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही ऐसे हैं जो नॉन कंप्रेसिबल है, तो प्रेशर की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ओके, नाउ talk about the factors affecting the solubility of a gas in a liquid। सही है, हमारा जब गैस क्या हो, सॉल्यूट हो, और जो हमारा लिक्विड सॉल्वेंट हो, तब उसकी सॉल्युबिलिटी की हमें बात करनी है कि कौन से फैक्टर किस तरह से उस पर डिपेंड करते हैं। ओके, इफेक्ट करते हैं। तो उसमें भी पहली बात आएगी वही जैसी सॉलिड में थी कि नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। सही है, यहाँ पे गैस था वहाँ पे सॉलिड था, बाकी सेम ही है कि दोनों का नेचर कैसा है उस पर वो ज़्यादा डिपेंड करता है। ओके, लाइक डिजोल्व लाइक वाला जो टर्म था वो यहाँ भी अप्लाई होगा। सही है, जैसे कि केमिकली सिमिलरिटी बिटवीन गैस एंड द सॉल्वेंट लीड्स टू द हायर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द सॉल्वेंट। सही है कि दोनों का नेचर सेम है, दोनों नॉन पोलर है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, दोनों पोलर है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन कोई एक पोलर एक नॉन पोलर है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम H2N2O2 को वाटर में डिज़ोल्व करें तो दे आर लेस सॉल्युबल। पता है कि जब भी आप वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट फाइंड आउट करोगे तो यू कैन फाइंड दैट वेरी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिज़ोल्व इन अ वाटर, राइट। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है हमारा वो क्या है, नॉन पोलर है। ये जो ऑक्सीजन है क्या है, नॉन पोलर है, जबकि ये हमारा वाटर क्या है, पोलर है। सही है, तो नॉन पोलर पोलर में सॉल्युबल नहीं होता है ज़्यादा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम रहती है। ओके, इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। जबकि आपको CO2 HCl NH3 जैसे गैसेस को डिज़ोल्व करना है, दे कैन इजीली डिज़ोल्व इन अ वाटर, राइट। क्यों, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है, उसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियली पोलैरिटी आती है, तो इतना अच्छा भी डिज़ोल्व नहीं होगा। लेकिन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, द कार्बन डाइऑक्साइड विल मोर डिज़ोल्व इन अ वाटर, राइट, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर आप देखो तो ऐसा होता है। सही है, उसके पास रेजोनेंस है, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी है, और उसके साथ साथ ये जो यहाँ पे रेजोनेंस में चार्ज भी फॉर्म होता है, मतलब वो पार्शियली चार्ज हैविंग पार्टिकल भी है तो पार्शियली पोलर भी हुआ। सही है, वैसे ही NH3 की बात करो तो जो ये NH3 है उसमें नाइट्रोजन इज मोर नेगेटिव। सही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन, तो यहाँ से भी थोड़ा सा पार्शियली पोलर बनेगा ये हमारा, और उसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। HCl है वो भी पोलर है बिकॉज ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl, तो ये जो है वो पोलर है तो वो वाटर में ज़्यादा डिज़ोल्व हो गया एज़ कम्पेयर टू द नॉन पोलर गैसेस, राइट। मतलब कि नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट अगर सेम है तो वो ज़्यादा डिज़ोल्व होगा, अगर डिफरेंट है तो वो डिज़ोल्व कम होगा या फिर नहीं भी होगा।
ओके तो इस पे डिपेंड करता है। सेकेंड थिंग इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सेम है, यहाँ पे भी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलेगी। लेकिन जो अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे हमने सॉलिड में बात की थी, एक्सोथर्मिक में डिक्रीज होता है, वैसे ही यहाँ भी डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये जो जब भी सॉल्यूशन हम किसी सॉल्यूशन में गैस को डिसॉल्व करते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके आप सिंपली भी देख सकते हो कि अगर आप किसी चीज़ को वार्म करते हो तो पार्टिकल्स दूर जाते हैं, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी उसमें क्या हो जाने वाली है, कम, क्योंकि गैसेस पार्टिकल तो वैसे भी दूर होते हैं, हीट करने से और भी ज़्यादा दूर होंगे, तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। ओके ना थर्ड इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यहाँ पे गैस सॉल्यूट है तो जो प्रेशर है उसका इफेक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। ऑब्वियस है कि हम जैसे जैसे प्रेशर को हाई करेंगे वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रेशर। तभी तो जब भी सॉफ्ट ड्रिंक फॉर्म करते हैं तो विद हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ताकि खूब ज़्यादा प्रेशर से वो डिसॉल्व हो जाए, सही है, और वो हमारी जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो स्ट्रॉन्ग बन जाए, सही है। अब ये जो रिलेशन बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ द गैस इन अ लिक्विड एंड प्रेशर है, वो उन दोनों का जो रिलेशन है, किसका, जो हमारा गैस डिसॉल्व हो रहा है वो लिक्विड के अंदर, और जो प्रेशर है उसके बीच का जो रिलेशन है वो हमें हेनरी लॉ के थ्रू हेनरी ने दिया था। ओके तो हम इसके बाद के लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं कि उन्होंने हेनरी ने क्या बताया, हेनरी लॉ के बारे में बात करने वाले हैं कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, कैसे प्रूव किया, सही है, और उसके जो एप्लीकेशंस है या इसके फिर कोई डीमेरिट्स है या कुछ भी जो भी है, मतलब हम इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द हेनरीज लॉ, राइट। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी और फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी खत्म होता है। In the next video we will discuss about the Henry's law. Okay, hope you understand about the solubility and factors affecting that solubility. Okay, thank you.